हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। वेरी गुड मॉर्निंग। अभी के इस क्लास में हम लोग बेसिकली इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग करने वाले हैं, जो कि आपका पेपर नंबर 2 का क्लास है। पेपर नंबर 2 में आपका ये यूनिट नंबर 10 होगा। माय नेम इज निधि साइनी। मैं आपको पेपर 1 के साथ साथ 2 की भी प्रिपरेशन कराती हूँ, जो कि बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो अगर आप भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो देन डेफिनेटली हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। तो लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक किया था? इनकम टैक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट किया था। आज हमें रेसिडेंशियल स्टेटस टैक्स इंसिडेंस हमें स्टार्ट करने को है। तो हम अभी स्टार्ट करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस होता क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ये हो गया था। ठीक है, ये सब पेज भी हो गया था। हमने ये भी कर लिया था कि कौन कर्ता होता है, कर्ता का मीनिंग क्या होता है, AOP, AJP, BOI, आर्टिफिशियल पर्सन, ये सब हो चुका था प्रीवियस ईयर आपका। फिर से ये कौन कौन सा ईयर है जिसमें आपका सेम ईयर में इनकम जो है चार्ज किया जाता है, तो ये भी हमारा हो चुका था। शिपिंग का बिजनेस हो गया। फिर से कोई अगर लिविंग इंडिया परमानेंटली बेसिस पे, फिर से आपका ये 174 सेक्शन था जो अपना टैक्स से बचना चाहता है और इंडिया छोड़ के भागना चाहता है। 174A उनके लिए था जो कि आपका सेम ईयर में आपको अगेन पे करना है। लेट्स से कोई अगर AOP BOI कंपनी है जो किसी स्पेशल स्पेशल पर्पस के लिए जिन्होंने अपना स्टार्ट किया है बिजनेस, वो कंप्लीट होने पर वो छोड़ के जा रहे हैं। 175 जैसे कि लाइकली टू डिस्पोज देयर एसेट, उसको खत्म कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो 176 सेक्शन था। जैसे अच्छा, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन है, एग्जाम्पल है, जैसे कि मिस यूवी का, जिसको अपने बिजनेस में लॉस हो जाता है तो वो अपने बिजनेस को डिसकंटिन्यू करने का सोचते हैं। एंड दिस इज द समरी पेज। और ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम, जहाँ पे स्ट्रेट अवे आपको 78% चार्ज किया जाता है अगर कुछ आप छुपा के रखते हो, अगर गवर्नमेंट से छुपा करके रख रहे हो, झूठ बोल रहे हो, डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो तब। टैक्स स्लैब भी मैंने आपको बता दिया था, टैक्स स्लैब में किसमें कितना चार्ज होने का है। ठीक है, तो आई थिंक हमें है जो 66 पेज नंबर, देखो जरा, ये आपका सरचार्ज हो गया था, ये सरचार्ज भी हो गया था। 80 पेज नंबर निकालते हैं। ये क्या है? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट है ये। ओके, ठीक है, तो हमें बेसिकली यहाँ से स्टार्ट करना है कि रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, रेसिडेंट किसको बोलते हैं, नॉन रेसिडेंट किसको बोलते हैं, ऑर्डिनरी रेसिडेंट किसको बोलते हैं, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना नोट्स ओपन कर लेती हूँ, जिसके हेल्प से आपको भी नोट्स बनाने में इजी होगा। ठीक है, तो कहाँ गया इनकम टैक्स? दिस इज इनकम टैक्स। तो देखो, बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे तो इस डायग्राम के हेल्प से आपको बहुत कुछ क्लियर होगा, और आपके नोट्स में आप कैसे नोट्स बना सकते हो इससे भी आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो रेसिडेंशियल स्टेटस, अगर हमें किसी का आइडेंटिफाई करना है, किसी भी इंडिविजुअल का, HUF का, तो उसके लिए ये कंडीशन अप्लाई होता है। फर्म का, AOP का, लोकल अथॉरिटी का, ये सब का आपका अलग आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर हम किसी इंडिविजुअल की बात करें, HUF की बात करें, तो वो 3 कंडीशन होता है, या तो वो रेसिडेंट होता है, या फिर डीम्ड रेसिडेंट, या फिर नॉन रेसिडेंट, 3 कंडीशन। लेकिन अगर हम किसी फर्म की बात करें, AOP की बात करें, लोकल अथॉरिटी की बात करें, तो या तो वो रेसिडेंट होता है या फिर वो नॉन रेसिडेंट होता है। सेम इस डायग्राम में बनाया है। किसी अगर रेसिडेंशियल स्टेटस देखना है किसी रेसिडेंट का, मतलब हम किसी ह्यूमन बीइंग की बात करें, HUF का बात करें, इंडिविजुअल की बात करें, तो हम उस कंडीशन में 2 फॉलो करते हैं, या तो वो रेसिडेंट होगा या फिर नॉन और रेसिडेंट होगा। अगर वो रेसिडेंट है तो रेसिडेंट में वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, जैसे कि यहाँ पे देखो रेसिडेंट में ROR या फिर RNOR, या फिर वो नॉन रेसिडेंट होगा। एंड यहाँ पे आप देखो किसी भी फर्म के लिए ये रेसिडेंट का कंडीशन है। फर्म के लिए अगर हम लोग बात करें तो आपका वो तो या रेसिडेंट हो सकता है या फिर नॉन रेसिडेंट हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे फर्म का या तो वो रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट है। आपका ये डायग्राम में आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसको ना देखते हुए आप इसको अगर देखोगे तो इससे ज्यादा आपको क्लियर होगा। सेम यहाँ पे लिखा है, किसी का भी रेसिडेंशियल स्टेटस देखना है सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग, तो किसी इंडिविजुअल का HUF की अगर बात करें तो या तो वो रेसिडेंट होता है या फिर वो नॉन रेसिडेंट है। अगर वो रेसिडेंट है तो हम ये देखेंगे कि क्या वो रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो हम देखेंगे क्या वो रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मतलब ROR एंड RNOR। फर्म के लिए रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। तो इसको मैं इजी लैंग्वेज में आपको यहाँ पे बना करके समझा रही हूँ, जिससे आपको इजी वे में समझ में आए कि हम
किसी का भी रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने से पहले हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्या वो इंडिविजुअल है या फिर एचयूएफ है। अगर वो इंडिविजुअल है एंड एचयूएफ है तो मतलब वो या तो रेसिडेंट होगा या फिर नॉन रेसिडेंट होगा। जैसे कि यहाँ पे है आपका रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट। अगर वो रेसिडेंट है तो हम देखेंगे क्या वो रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और क्राइटेरिया था, दैट इज डीम्ड रेसिडेंट। ये तीनों चीज क्लियर हो गया। और एक चीज है जिसका हमें रेसिडेंशियल स्टेटस देखना होता है, जिसके बेसिस में हम टैक्स को कैलकुलेट करते हैं। क्या है वो, फर्म का बात कर रहे हैं, एओपी की बात कर रहे हैं, बीओआई की बात कर रहे हैं। तो इसका सीन बहुत ही इजी है, या तो वो रेसिडेंट होगा या फिर वो नॉन रेसिडेंट होगा। ठीक है, अब हम इसके क्राइटेरिया को समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे अपना शीट में आ जाते हैं। अगर हमें किसी का रेसिडेंशियल स्टेटस देखना है, मतलब वो इंडिया का रेसिडेंट है या अगर हमें किसी का रेसिडेंशियल स्टेटस देखना है, वो इंडिया का रेसिडेंट है या नहीं है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए, किसी का रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए कोई भी एक बेसिक कंडीशन आपको फुलफिल करना होगा। बेसिक कंडीशन क्या है हमें ये पता होना चाहिए। तो बेसिक कंडीशन हम देखेंगे कि क्या वो फिनेंशियल ईयर में मोर देन या इक्वल टू 182 डेज रहा है, मतलब उसने पिछले साल में क्या उसने 182 डेज या फिर उससे ज्यादा दिन रहा है या नहीं। मतलब ये आपका बेसिक कंडीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस देखने के लिए हम सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या वो पर्टिकुलर पर्सन कोई एक बेसिक कंडीशन फॉलो कर रहा है या नहीं। मतलब क्या 182 डेज उसने रहा है या नहीं, या फिर उससे ज्यादा रहा है या नहीं रहा है, जो यहाँ पे लिखा है प्रीवियस ईयर में 182 डेज उसने रहा है या नहीं रहा है। अगर वो रहा है, ठीक है, अगर उस इंडिविजुअल ने 182 डेज कंप्लीट किए हैं, मतलब स्ट्रेट अवे वो कौन है, वो रेसिडेंट है। स्ट्रेट अवे वो रेसिडेंट है। ठीक है, इफ अगर उसने नहीं कंप्लीट किए 182 डेज, मान लो नहीं कंप्लीट किए, ठीक है, 182 डेज उसने नहीं कंप्लीट किए, नो के कंडीशन में हम क्या देखेंगे कि क्या उसने मोर देन एंड इक्वल टू 60 डेज रहा है या नहीं। अब ये तो ऑब्वियस है कि अगर कोई 182 डेज नहीं कंप्लीट कर रहा है तो हमें उससे कम का ही क्राइटेरिया देना होगा। मतलब अगर उसने नहीं कंप्लीट किया है तो इसको हम थोड़ा और कम दिन का क्राइटेरिया देंगे, 60 डेज का क्राइटेरिया देंगे या फिर 60 डेज से ज्यादा का क्राइटेरिया देंगे। देखो यहाँ लिखा है ना 182 डेज और मोर, ठीक है, या फिर अगर ये फुलफिल है, ठीक है, यस फुलफिल है, तब ये हो गया हमारा रेसिडेंट। फुलफिल है, वेरी गुड, ये हो गया हमारा रेसिडेंट। इफ नॉट, अगर ये फुलफिल नहीं होता है, मान लो ये फुलफिल नहीं होता है, तब हम चेक करेंगे कि क्या वो पर्टिकुलर पर्सन इंडिया में एटलीस्ट 60 डेज के लिए रहा है ड्यूरिंग दैट रेलेवेंट प्रीवियस ईयर फिनेंशियल ईयर एंड टोटल ऑफ 365 डेज। इसके साथ साथ हम और एक क्राइटेरिया चेक करेंगे, टोटल टोटल कितना दिन होना चाहिए, 365 डेज होना चाहिए। कितना दिन में, क्या एक साल में, नहीं नहीं, एक साल का नहीं देंगे हम, 4 ईयर प्रीसीडिंग 4 ईयर का बात करें, ये 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में कंप्लीट होना चाहिए। ये दूसरा कंडीशन होता है। मैं फिर से बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। मेरा बोलने का मतलब ये है यहाँ पे कि हम किसी भी पर्सन का अगर रेसिडेंशियल स्टेटस चेक कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें उसका बेसिक कंडीशन देखना होगा। बेसिक कंडीशन देखेंगे, ठीक है, बेसिक कंडीशन क्या है, बेसिक कंडीशन आपने क्या 182 डेज कंप्लीट किया है, चलो वेरी गुड, आप हमारे रेसिडेंट हुए। अब कोई पर्सन आ रहा है बोल रहा है नहीं मैंने तो 182 डेज नहीं कंप्लीट किया, नहीं किया है, कोई बात नहीं, आपने नहीं किया, चलो वेल एंड गुड। अब आप एक काम करो, अब हमें ये बताओ कि क्या आप 60 डेज रहे हो। 60 डेज के साथ साथ हम आपके पिछले 4 साल का रिकॉर्ड भी चेक करेंगे, पिछले साल का 4 साल का रिकॉर्ड चेक करेंगे और सारा दिन को कैलकुलेट करके क्या आपने 365 डेज कंप्लीट किया है। बोलता है हाँ मैंने ये तो किया है, मैं आता जाता रहता हूँ 60 डेज से ज्यादा एंड 365 डेज से ज्यादा, ठीक है, आपने ये किया, चलो आप हमारे रेसिडेंट हुए। अब आपके ऊपर इनकम टैक्स कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, सेम यहाँ लिखा है, देखो फिर से बता रही हूँ, रेसिडेंट के लिए हम कोई एक बेसिक कंडीशन को देखेंगे, फिनेंशियल ईयर में आप 182 डेज या इक्वल टू या मोर देन 182 डेज रहे हो या नहीं रहे। अगर रहे हो यू आर अ रेसिडेंट, अगर नहीं रहे हो, ठीक है, 60 डेज चेक करो रहा है आपने, ठीक है, इसके साथ साथ 365 डेज भी फुलफिल होना चाहिए 4 इयर्स में प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में, ठीक है, अगर ये किया तो आप हमारे रेसिडेंट है। ठीक है, तो ये हो गया रेसिडेंट का कहानी। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपना पीडीएफ में चलते हैं। अब देखो, अब हम देखेंगे कि रेसिडेंट
और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मतलब हमने इसका क्राइटेरिया भी कंप्लीट किया। अब हम रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में जाएंगे। मतलब रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मतलब हम यहाँ पे RNOR की बात कर रहे हैं। किसकी? RNOR की। ये कैटेगरी उसके ऊपर अप्लाई होता है जो दोनों ही क्राइटेरिया मेट नहीं किया है, एंड साथ ही साथ who category applies to who don't meet the ROR criteria but has been an individual last 2 year। ठीक है, इतना हमें नहीं समझना, अगर नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो, यहाँ से शॉर्ट में हम समझते हैं। ठीक है, अब मान लो कोई एक पर्सन है जो कोई भी बेसिक कंडीशन नहीं फुलफिल करता है। बेसिक कंडीशन मतलब कौन सा? जो कंडीशन हमने यहाँ पे लिखा है, ना ही वो अपना 182 डेज का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, ना ही वो 60 डेज का, 60 डेज के साथ साथ 365 डेज भी वो नहीं कर रहा है। तो इस पर्सन को हम सिंपली क्या बोल देंगे? नहीं, आपने कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं किया, मतलब यू आर अ नॉन रेसिडेंट। मतलब दो चीज हमें क्लियर हो गया कि हम किसी को रेसिडेंट कैसे बोल सकते हैं एंड हम किसी को नॉट रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट कैसे बोल सकते हैं, ये क्लियर हुआ। अब हम स्ट्रेट अवे आ जाते हैं रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट पे। किस पे? रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मतलब हम कहाँ चले गए? रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इसकी बात करें। ठीक है, तो रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में हम देखते हैं सबसे पहले क्या, यहाँ पे देखो, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, कहाँ गया? ये डीम्ड रेसिडेंट का कंडीशन है। हाँ, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को जानने से पहले यहाँ क्या लिखा है? वन बेसिक कंडीशन, बट यहाँ साथ साथ 2AC लिखा है। ये 2AC का मतलब क्या होता है पता है? 2AC का मतलब है हम दो एडिशनल कंडीशन की बात करें। अच्छा, मैं बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन में आपको डिफरेंस बता देती हूँ। इससे पहले बेसिक कंडीशन आपको समझ में आया? बेसिक कंडीशन क्या है हमारा? एक हो गया 182 डेज वाला क्राइटेरिया जो अभी जस्ट देखा, एक हो गया क्राइटेरिया आपका 365 डेज। ये कब होना चाहिए? इन लास्ट 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर प्लस 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 60 डेज। मतलब हम अगर रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट चेक कर रहे हैं तो हमें क्या लिखा था इसमें? एक बेसिक कंडीशन होना चाहिए, मतलब या तो ये फुलफिल या तो ये फुलफिल, दोनों फुलफिल है तो बहुत ही अच्छा। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक बेसिक कंडीशन चेक किया हमने, एक बेसिक कंडीशन। लेकिन यहाँ 2AC भी लिखा है मैम, ये 2AC क्या है? 2 एडिशन कंडीशन क्या है मुझे बता दो जल्दी से। ठीक है, 2 एडिशनल कंडीशन में आपको बता रही हूँ अभी, ध्यान से सुनना कि 2 एडिशनल कंडीशन हमारे क्या है। एडिशनल कंडीशन हमारे कुछ ऐसा है कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि अगर आपने प्रीसीडिंग ईयर में, प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में 2 साल आपने रहा है, यानी 10 साल में से, मतलब यहाँ पे आपका 2 आउट ऑफ 10 ईयर इन कितना प्रीसीडिंग ईयर था? कितना प्रीसीडिंग ईयर था? इतना टू ओके, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 10 साल। ठीक है, तो ये हम चेक करेंगे 2/10 PPY या फिर आपका 730 डेज इन लास्ट 7 PPY, मतलब 730 डेज इन लास्ट 7 PPY। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब अगर हमें चेक करना है कि कोई हमारा पर्सन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नहीं है, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या उसने एक बेसिक कंडीशन फॉलो किया है। चलो किया है, उसके बाद से हम ये भी चेक करेंगे बेसिक कंडीशन के साथ साथ उसका 2 एडिशनल कंडीशन, मतलब ये दोनों कंडीशन, 2 एडिशनल कंडीशन मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं बैक टू आवर प्रीवियस पेज। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिविजुअल नहीं, चलो यहाँ पे नहीं लिखा है। हाँ, ये देखो यहाँ लिखा है ना, लास्ट 2 लीस्ट एटलीस्ट टू आउट ऑफ लास्ट 10 ईयर, आउट ऑफ लास्ट 10 ईयर। तो यही सेम बात हमने यहाँ पे लिखा कि 2 ईयर आउट ऑफ लास्ट 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर and 730 previous preceding year. तो one basic condition plus 2 additional condition is giving you ROR. अब नेक्स्ट कंडीशन आ जाते हैं। नेक्स्ट कंडीशन हमारा क्या है? दैट इज RNOR, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ये कौन सा हम बता रहे हैं? ये हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये वाली तो आपको समझ में आ गया। इसमें क्या था? 1 बेसिक कंडीशन प्लस 2 एडिशनल कंडीशन। अब हम आ जाते हैं रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए। अच्छा, इसके लिए तो याद आ गया ना, रेसिडेंट के लिए क्या लिख लेंगे हम शॉर्ट में? रेसिडेंट के लिए हम लिख लेंगे या तो 182 डेज या फिर इससे ज्यादा, एंड प्लस 60 डेज या फिर 60 से ज्यादा, एंड 365 डेज प्लस 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में ये 365 डेज
कंप्लीट होना चाहिए। अब हम रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट पे आ जाते हैं। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट का क्या क्राइटेरिया है? तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए कोई एक बेसिक कंडीशन प्लस एक या जीरो एडिशनल कंडीशन है ना तो भी चलेगा। मतलब यहाँ पे आपका एक बेसिक कंडीशन तो होना ही चाहिए, प्लस अगर एक एडिशनल कंडीशन है तो भी चलेगा, अगर जीरो एडिशनल कंडीशन है तो भी चलेगा, कोई सी नहीं है। अगर एडिशनल कंडीशन एक फॉलो करो तो भी अच्छा है, अगर आप एक भी नहीं फॉलो कर रहे हो तो भी चलेगा। एक बेसिक कंडीशन होना ही चाहिए, एक बेसिक कंडीशन होना ही चाहिए। तो नॉन रेसिडेंट मतलब कौन होता है? नॉन रेसिडेंट जो कोई भी आरओआर एनओआर के क्राइटेरिया में नहीं आता है उसको हम नॉन रेसिडेंट करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कि नॉन रेसिडेंट कौन होगा? जो इन तीनों में से कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। इस तीनों में से मतलब ये तीनों को मिला के ही तो ये दोनों टर्म बने हैं ना, आरओआर आर एन ओ आर। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर आर एन ओ आर की हम बात करें तो एक बेसिक कंडीशन प्लस एक बेसिक कंडीशन के साथ साथ एक एडिशनल कंडीशन भी चलेगा, और अगर जीरो एडिशनल कंडीशन है तो भी चलेगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा ये वाला टर्म। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से, सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट, कुछ चेंजेस किए गए 2024 ठीक है ये रहने दो। इंडियन सिटीजन इज लाइबल टू पे टैक्स अगर वो डीम्ड रेसिडेंट की बात करें। डीम्ड रेसिडेंट क्या है? ये डीम्ड रेसिडेंट भी देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने ये डीम्ड रेसिडेंट भी पढ़ा है। तो हम एक एक करके सारे टर्म्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं डीम्ड रेसिडेंट के ऊपर। ये डीम्ड रेसिडेंट क्या है? डीम्ड रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो डीम्ड रेसिडेंट हम किसको बोलेंगे वो हम यहाँ से अपने नोट से देख लेते हैं। डीम्ड रेसिडेंट आपका सेक्शन 6(1)(a) में आता है, तो यहाँ पे लिख लो डीम्ड रेसिडेंट 6(1)(a) में आता है। वेरी क्लियर। अब कोई भी ऐसा पर्सन है जो इंडिया से अर्न कर रहा है, कहाँ से? इंडिया से। कितना अर्न कर रहा है? 30 लाख। कितना? 30 लाख। और साथ ही साथ वो कोई दूसरे कंट्री में टैक्स नहीं दे रहा है। क्या बोल रही हूँ मैं? कोई भी ऐसा पर्सन है जो 30 लाख अर्न कर रहा है, साथ ही साथ कोई दूसरे कंट्री में, अदर कंट्री में ही इज नॉट पेइंग एनी टैक्स, नो टैक्स, कोई टैक्स वो पे नहीं कर रहा है। ठीक है, अब उस केस में क्या होता है ध्यान से देखो, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डीम्ड रेसिडेंट बोलेंगे। लाइक रेसिडेंट ओनली। जैसे कि मान लो हमारे वो पर्सन हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से कनेक्टेड है, यस, मतलब उसका कोई, उस पर्सन का कोई बूढ़ा बूढ़ी मतलब उसके पेरेंट्स दादाजी, क्या वो इंडिया से? यस, वो डीम्ड रेसिडेंट कहलाएगा। यस, क्या उसने 120 डेज कंप्लीट किया है? देखो यहाँ क्या लिखा है, 120 डेज कंप्लीट किया या उससे ज्यादा, यस, तो वो डीम्ड रेसिडेंट है। इंडियन सिटीजन है, यस, अगर वो 30 लाख कमाता है, यस, और वो कहीं और पे भी नहीं कर रहा है, नहीं, तो उसका भी वो चलेगा। ठीक है, इंडियन ओरिजिन का है, मतलब इंडिया से वो कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है, साथ ही साथ वो कमा भी रहा है 30 लाख तक, 30 लाख से ज्यादा। ठीक है, हम क्या उसको इंडिया लाइक डीम्ड रेसिडेंट मानेंगे? यस, क्योंकि वो इंडियन ओरिजिन का है। यस, क्या वो 4 पीपीवाई कंप्लीट किया? यस, 365 डेज में, यस, तो वो डीम्ड रेसिडेंट होगा। मतलब ये 30 लाख क्राइटेरिया नहीं है, एक्चुअली आपका डीम्ड रेसिडेंट का क्राइटेरिया क्या है? आपका 30 लाख। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, डीम्ड रेसिडेंट का क्राइटेरिया आपका 15 लाख या 15 लाख का अबव से आता है। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि मान लो ये एक इंडिविजुअल है, इसकी सैलरी 15 लाख या फिर 15 लाख से प्लस है। ठीक है, साथ ही साथ पहला कंडीशन कि ये कोई अनदर कंट्री में अपना टैक्स नहीं देता है, अनदर कंट्री में देयर इज नो टैक्स। ठीक है, ये पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन, क्या इसके ग्रैंड पेरेंट जो है इंडिया से कनेक्टेड है? यस, तो ये देगा। ठीक है, तीसरा कंडीशन, क्या ये इंडियन ओरिजिन है, मतलब इंडिया का ही प्रोडक्ट है? यस, तो ये आपका आ जाएगा डीम्ड रेसिडेंट में। नेक्स्ट कंडीशन कि क्या इसने, मतलब ये कहीं ना कहीं से इंडिया से कनेक्टेड है, मतलब हम 4 पीपीवाई की बात करें तो इसमें इन्होंने क्या 365 डेज कंप्लीट किया है? यस, तब ये इंडियन ओरिजिन होता है। साथ ही साथ इसको हम डीम्ड रेसिडेंट कनेक्ट करेंगे, क्योंकि कहीं और टैक्स नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, कहीं मत दो आप, लेकिन इंडिया में दोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इंडिया से कनेक्टेड हो। तो डीम्ड रेसिडेंट के लिए हम एक ही क्राइटेरिया याद रखेंगे कि डीम्ड रेसिडेंट मतलब वो होगा जिसकी सैलरी, जिसकी अर्निंग 50 लाख या 50 लाख से प्लस होगा, साथ ही साथ ये कोई अनदर कंट्री में ही इज नॉट पेइंग एनी टैक्स, मतलब नो टैक्स का सिस्टम इसने फॉलो कर रखा है। तो वही यहाँ पे लिखा है, देखो क्या लिखा है, इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स,
मतलब ये पूरा का पूरा इनकम जो है ना, दिस इज ओनली फ्रॉम इंडिया, फॉरेन का कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, एक्सीड 15 लाख, ठीक है, एंड हैव नील टैक्स लाइबिलिटी इन अदर कंट्री, मतलब दूसरी कंट्री में आपका कोई टैक्स का लाइबिलिटी नहीं बन रहा है, जो बन रहा है वो आपका यहीं का बन रहा है, तो आप स्ट्रेट अवे आप यहाँ पे पे करोगे। अब इंपॉर्टेंस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस के हेल्प से हम ये देखते हैं हमें ये रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ने की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या हम इसके बिना टैक्सेशन नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन ये आपको हेल्प करता है समझने में कि वो पर्सन को इंडिया से कितना उसको बेनिफिट मिला है, कितना दिन वो रहा है हमारे देश में, कितना उसको पे आउट करना चाहिए। अच्छा, ये नॉन रेसिडेंट का हमने यहाँ कुछ नहीं लिखा ना, नॉन रेसिडेंट वाले वो पर्सन होते हैं जो अजूबा लोग होता है, जो कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं करेगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी नो कंडीशन फॉलोज, कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है, तो ये आपका नॉन रेसिडेंट में आ जाएगा। देखो बेसिकली आपको कहने का क्या है कि रेसिडेंशियल स्टेटस के हेल्प से हम किसी भी पर्सन का, हम जो इंडिया के लिए लाइबल है किसी स्पेसिफिक फाइनेंशियल ईयर में, ये डिटरमाइन कर पाते हैं, इंडिविजुअल का सिटीजनशिप जान पाते हैं ईयर टू ईयर जो चेंज होता है, ठीक है। रेसिडेंशियल स्टेटस, अगर कोई इंडियन सिटीजन है और वो लीव कर रहा है इंडिया एज अ मेंबर ऑफ इंडियन शिप क्रू या फॉर एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, दे क्वालिफाई एज अ रेसिडेंट अगर वो 182 डेज या उससे ज्यादा रहे हैं। इंडियन सिटीजन या कोई एक ऐसा पर्सन जो इंडियन ओरिजिन है, इंडिया विजिट करता है ओकेजनली, कभी कभी, ठीक है, और साथ ही साथ उसका इनकम 15 लाख के 15 लाख से ज्यादा है, साथ ही साथ 182 डेज या उससे ज्यादा रह रहा है, तो वो डीम्ड रेसिडेंट ट्रीटमेंट होगा। अब यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में लिखा है जिसके हेल्प से आपको समझ में आएगा रेसिडेंट मतलब क्या होता है। रेसिडेंट आपका 6(1) में कवर होता है, जहाँ पे कोई भी ऐसा इंडिविजुअल को हम रेसिडेंट कंसिडर करेंगे अगर वो कंट्री में रहा है, ठीक है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है। पहला कंडीशन 182 डेज या इससे ज्यादा ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से, दूसरा कंडीशन क्या वो 60 डेज कंप्लीट कर रहा है, 120 डेज या मोर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, 365 डेज या उससे ज्यादा। फॉर एग्जांपल जैसे कि रवि नाम का एक पर्सन है जो कि इंडिया में कम से कम 200 दिन दे रहा है। अब 200 दिन तो 182 डेज से ज्यादा होता है, मतलब ये पहला कंडीशन ही फुलफिल करता है, देयरफॉर ये हमारा रेसिडेंट कहलाएगा। अब रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कौन होता है? रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मतलब वो पर्सन हुए, वो इंडिविजुअल हुए जो इंडिया में रह रहे हैं फॉर मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 182 डेज से ज्यादा, परमानेंट होम है उनका इंडिया में, ठीक है, और उन पर टैक्सेशन भी बनता है, और वो जो इनकम अर्न कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया दैट एज वेल। जैसे कि रोहन नाम का एक पर्सन है जो रहता है इन इंडिया थ्रू आउट द ईयर एंड उसका परमानेंट एक होम भी है, और साथ ही साथ वो 200 दिन से ज्यादा रह रहा है, ठीक है, एनुअली कमा भी रहा है, तो उसको हम लोग रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट कंसिडर करेंगे टैक्स पर्पस के लिए। तो रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का 1 बेसिक कंडीशन प्लस प्लस 2 एडिशनल कंडीशन याद रखना, ठीक है। रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट जिसका क्या कंडीशन था आपका 1 बेसिक कंडीशन प्लस 1 या फिर 0 एडिशनल कंडीशन, ये था। तो इंडिविजुअल इस कैटेगरी में तब फॉल करेंगे जब डू नॉट मीट द कंडीशन ऑफ ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मतलब वो या 720 डेज 9 डेज, ठीक है, चलो इससे कंफ्यूज हो सकते हो, इसको रहने दो, मैंने जो शॉर्ट में बताया वो कर लेना। नॉन रेसिडेंट मतलब वो पर्सन होता है जो 182 डेज का क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है, ना ही 182 डेज का, ना ही वो 60 डेज का, ना ही वो 365 डेज का फॉर प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में, तो वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा, ठीक है। प्राइमरी बेसिक कंडीशन एज पर सेक्शन 6(1) क्या कंडीशन है यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। रेसिडेंट तभी होगा कोई भी जो एटलीस्ट 1 कंडीशन फॉलो करेगा, दैट टू बेसिक कंडीशन, क्या 182 डेज या मोर, पहला कंडीशन हुआ प्रीवियस ईयर में, नेक्स्ट कंडीशन 60 डेज या मोर and 365 days and in 4 preceding previous year, ठीक है, ये हो गया। तो जब से वो इंडिया में एंटर करेगा, और जब तक वो यहाँ से निकलता नहीं है तब तक हम इस चीज में कंसिडर करेंगे, ठीक है। एक्सेप्शन कब होगा? कंडीशन नंबर बी, जैसे कि कोई भी इंडिविजुअल इंडिया में आ रहा है 182 डेज से कम रह रहा है, जहाँ पे 60 डेज शैल नॉट बी एप्लीकेबल। इंडियन सिटीजन लीव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एम्प्लॉयमेंट उसका आउटसाइड इंडिया हो रहा है। सिटीजन लीव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज अ मेंबर ऑफ क्रू का जो पर्सन होता है ना उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। इंडियन सिटीजन और पर्सन इंडियन ओरिजिन केम टू विजिट इंडिया, ठीक है। सेकेंडरी कंडीशन जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे आफ्टर अप्लाइंग बेसिक कंडीशन, हम ये भी देखते हैं नॉन रेसिडेंट की बात कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड जब हम देखेंगे कि इंडिविजुअल का रेसिडेंट होना, ठीक है, डिसाइड किया जाता है 182 डेज या नॉट उसके बेसिस पे। अब ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब आता है? अब देखो दो कंडीशन हम देखेंगे जब ये सेटिस्फाई करता है या नहीं।
2 year out of 10 previous preceding year, 730 days out of 7 immediately preceding previous year, जो हमने यहाँ पे लिखा है, that is 2 out of 10 previous preceding year, 730 days out of 7 previous preceding year. ठीक है, ये हो गया. तो यहाँ पे ये सब शॉर्ट में लिखा है, ROR, ROR, RNOR, एंड ये हो गया आपका नॉन रेसिडेंट और ये हो गया रेसिडेंट. ये सब वो टेबल के हिसाब से आप देखो. रेसिडेंट एटलीस्ट वन बेसिक कंडीशन फुलफिल करेगा. बेसिक कंडीशन क्या है? पहला 182 डेज या इससे ज्यादा. दूसरा 60 डेज. 60 डेज के साथ साथ यू हैव टू सी 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर. ठीक है. ROR किसको कहेंगे? एटलीस्ट वन बेसिक कंडीशन एज वेल एज एट द सेम टाइम उसको 2 एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाई करना होगा. मतलब 1 बेसिक कंडीशन एज वेल एज 2 एडिशनल कंडीशन. ठीक है. हम लोग का बेसिक कंडीशन क्या है? ये वाला बेसिक कंडीशन हुआ. एडिशनल कंडीशन क्या था? दैट इज आपका 2 आउट ऑफ 10 PPY एंड 730 डेज आउट ऑफ 7 PPY. ठीक है. RNOR उसको बोलेंगे जो एटलीस्ट वन बेसिक कंडीशन, मतलब इसमें से एक हो गया, एज वेल एज एक या 0, 1 और नन सेकेंडरी, मतलब एडिशनल कंडीशन की बात करें. मतलब इसमें से एक भी करेगा तो चलेगा, एक नहीं भी करेगा तो भी चलेगा. नॉन रेसिडेंट जो कोई भी बेसिक कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा, उसकी बात ही नहीं आती है. ठीक है. तो ये हो गया आपका बेसिकली रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का कहानी. यहाँ से इन शॉर्ट मैं दोबारा से बता दे रही हूँ. देखो, रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना है इंडिविजुअल एंड HUF का 3 क्राइटेरिया. या तो वो रेसिडेंट, या तो वो डीम्ड रेसिडेंट, या फिर वो नॉन रेसिडेंट. रेसिडेंट एंड डीम्ड रेसिडेंट की बात करें तो या तो ये रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होते हैं या फिर रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. डीम्ड रेसिडेंट भी आपका रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकता है. नॉन रेसिडेंट बिल्कुल ही अलग है, जिसका कोई क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है. रेसिडेंट स्टेटस अगर देखना है तो एक बेसिक कंडीशन उसका फुलफिल होना चाहिए. नाउ अब बेसिक कंडीशन क्या है? तो ये वाला जो जगह है ये पूरा बेसिक कंडीशन को लिखा हुआ है. बेसिक कंडीशन में आपका सबसे पहले आता है 182 डेज या मोर. ठीक है. एंड या फिर 60 डेज या फिर उससे ज्यादा. ठीक है. अगर यस किया तो वो रेसिडेंट है. अगर नो किया तो हम देखेंगे कि 60 डेज एंड 365 डेज इन प्रीवियस 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर. एडिशनल कंडीशन क्या है? एडिशनल कंडीशन ये है कि आपका 2 आउट ऑफ 4 PPY एंड 730 आउट ऑफ 7 PPY. अगर एक या 0 फुलफिल करता है तब वो रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनता है. मतलब नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए क्या है? RNOR, एक बेसिक कंडीशन, एक या 0 एडिशनल कंडीशन. ठीक है. ये हो गया आपका. एंड यहाँ पे आपका सिंपल स्ट्रेट लाइन में लिखा हुआ है रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एक बेसिक कंडीशन, 2 एडिशनल कंडीशन. नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एक बेसिक कंडीशन, एक या 0 एडिशनल कंडीशन. नॉन रेसिडेंट, नो बेसिक कंडीशन. डीम्ड रेसिडेंट दैट इज 618 के अंदर आता है, जिसका इंडिया से उसकी अर्निंग हो रही है 30 लाख तक, 30 लाख तक, या फिर आपका बेसिक इसमें कितना है? 15 लाख या 15 लाख से ज्यादा का हम बात करेंगे. ठीक है. तो वो रेसिडेंट है बट वो कहीं और अदर कंट्री में वो पे नहीं करता है. नो टैक्स इन अदर कंट्री, नो टैक्स इन अदर कंट्री, नो टैक्स इन अदर कंट्री. इन दैट केस वो हमारा डीम्ड रेसिडेंट कहलाएगा. साथ ही साथ उसे कोई ग्रैंड पेरेंट है इंडिया से, यस. क्या वो इंडिया में 120 दिन रहा है? ठीक है. इंडियन सिटीजन है? ठीक है. इंडियन ओरिजिन का है? ठीक है. 4 PPY एंड 365 डेज चेक करेंगे, हो गया है, 15 लाख से ज्यादा है, मतलब वो हमारा डीम्ड रेसिडेंट कहलाएगा. तो ये सब आपके बेसिक कंडीशन हुए. अब देखो द इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे, हम किसी भी पर्सन का इंडियन ओरिजिन, अ पर्सन इज कंसिडर्ड इंडियन ओरिजिन, हम किसी भी पर्सन को इंडिया का कब कहते हैं? जब उसके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया से है. ठीक है. अनडिवाइडेड इंडिया से है. ये डेफिनेशन डिटरमाइन करता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखने में हमें हेल्प करता है. ठीक है. रेसिडेंशियल स्टेटस हम किसी भी टैक्स पेयर का टैक्स पर्पस के लिए चेक करते हैं. 182 डेज या इससे ज्यादा क्वालिफाई एज अ रेसिडेंट. एक्सेप्शन शॉर्ट अगर ड्यूरेशन की बात करें 60 डेज या इससे ज्यादा, बट 182 डेज से कम. ठीक है. 182 डेज से कम. ठीक है. अब कुछ चेंजेस अगर, जैसे कि हाँ, ये हम बात करते हैं 15 लाख का. 15 लाख मतलब डीम्ड रेसिडेंट की बात की जा रही है यहाँ पे. ठीक है. डीम्ड रेसिडेंट जैसे कि कोई भी सिटीजन जो लाइबल है पे करने के लिए टैक्स इन इंडिया. ठीक है. रीजन क्या है? डोमिसाइल, मतलब उसका इंडिया से कुछ ना कुछ कनेक्शन है, रेसिडेंस या फिर कोई भी सिमिलर क्राइटेरिया जो हमने चेक किया. साथ ही साथ उसका 15 लाख से ज्यादा का इनकम है एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम, तब वो डीम्ड रेसिडेंट कहलाएगा. एंड वो टैक्स अवॉइडेंस नहीं कर सकता है. मैनेज, यू हैव टू मैनेज एंड यू हैव टू पे. ठीक है. तो
ये सब हो गया, कंक्लूजन ये है कि हम ये सब फॉलो करते हैं, अवॉइड सो दैट कोई पर्सन अगर रेसिडेंट है अवॉइड करना चाहता है टैक्स तो वो ना कर सके। यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया है आपको डीम्ड रेसिडेंट का। डीम्ड रेसिडेंसी इंट्रोड्यूस किया गया है इंडिया में कब से? 1 अप्रैल 2020 से। मतलब ये डीम्ड रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट कब से आया है? 1 अप्रैल 2020 से आपका डीम्ड रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट आया है, 1 अप्रैल 2020 से। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे अगर दिस इंट्रोडक्शन ऑफ डीम्ड रेसिडेंशियल रूल इज अ पार्ट ऑफ इंडिया ब्रॉडर एफर्ट टैक्स ग्लोबल इनकम सिटीजन, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि कोई भी इंडियन सिटीजन का टैक्सेबल इनकम 15 लाख या उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, एज वेल एज वो इंडिविजुअल जो है बाय द रीजन ऑफ डोमिसाइल या फिर रेसिडेंस होना चाहिए इंडिया का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसका कोई भी लाइक कनेक्शन होना चाहिए इंडिया से, ये यहाँ पे लिखा है। नो प्रेवलेंट डबल सैक्शन। देखो डीम्ड रेसिडेंट का मकसद क्या है पता है, मैं आपको बताती हूँ। आप एक पर्सन हो, ठीक है, दिस इज यू। आप अच्छा खासा कमा रहे हो, 15 लाख, चलो 15 लाख नहीं, इसको 16 लाख कर देते, ठीक है, 16 लाख कमा रहे हो। अब क्या होता है कि आप कोई अदर जगह रह रहे हो, लेट्स से कि आप ऑस्ट्रिया में रहते हो, ऑस्ट्रिया में, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि आप इंडिया से भी कनेक्टेड हो, ठीक है। तो अब इंडिया वाले को पता लग रहा है कि आप ना यहाँ पे कोई टैक्स नहीं पे कर रहे हो, ठीक है। तो इंडिया को तो ये बात पता चल गई ना कि आप नहीं पे कर रहे हो, आप आराम से 16 लाख ले रहे हो, आराम से इंजॉय कर रहे हो। तो इंडिया को ना ये चीज नहीं चाहिए, क्योंकि आप इंडिया आ रहे हो, रह रहे हो, ऐश मौज कर रहे हो, यहाँ पे रह रहे हो, यहाँ का सब कुछ यूज कर रहे हो, तो इंडिया को आपसे ना चार्ज करना होगा। अब क्या है, एक जगह चार्ज हो रहा है, ये जगह चार्ज नहीं हो रहा है। मतलब हम यहाँ पे क्या अवॉइड कर रहे हैं? डबल टैक्सेशन को भी अवॉइड कर रहे हैं। मतलब सिर्फ एक जगह ही टैक्सेबल होंगे आप, दो जगह टैक्सेबल नहीं होंगे, ठीक है। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, इंडिया माइट हैव विद अदर कंट्री सो दैट प्रिवेंट कर सके डबल टैक्सेशन को, स्टॉप कर सके। आर एन ओ आर का क्राइटेरिया क्या था? RNOR दैट इज आपका रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडिया, ठीक है। RNOR इंडिविजुअल इज लाइबल टू पे टैक्स, ठीक है, जहां इंडियन सोर्स से आपका इनकम हो रहा है, आपका बिजनेस कंट्रोल हो रहा है इंडिया से, आपका कुछ भी ऐसा हो रहा है जो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, लेकिन फॉरेन सोर्स नहीं है उसमें कुछ भी, मतलब आउटसाइड इंडिया नहीं है कुछ भी, तब अगर होता है तो आप नॉट टैक्सेबल होते इंडिया का। मतलब ये जो 15 लाख 16 लाख कमा रहे हो ना, इसमें अगर आपका फॉरेन का इनकम आ जाएगा ना, तब इंडिया विल नॉट चार्ज यू, तब ऑस्ट्रिया विल ओनली चार्ज यू, ठीक है। लेकिन अगर आपका इन फॉरेन से नहीं होकर इंडिया से हो रहा है, तब आपको पे करना होगा। तो स्टेटस के हेल्प से हम किसी भी इंडिविजुअल का टैक्सेशन को चेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डीम रेसिडेंट का अगेन यहाँ पे दिया है 15 लाख, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। इंडिविजुअल नॉट बी लाइबल इन एनी अदर कंट्री, ठीक है, कोई अदर कंट्री में नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ यहीं पे कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, ये वाला डीम्ड रेसिडेंट, अंडर दिस इंडियन सिटीजन कैन बी डीम्ड अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर टैक्स पर्पस। स्पेंड किया है सिंगल डे भी इंडिया में ड्यूरिंग टैक्स ईयर, तो वो करेगा, उसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल हु क्वालिफाई एज अ रेसिडेंट अंडर द स्टैंडर्ड रेसिडेंसी टेस्ट 61, ठीक है, 182 डेज या फिर इससे ज्यादा 365 डेज टैक्स ऑब्लिगेशंस होता है, आपका ड्यूटी बनता है टैक्स पे करना। ठीक है, तो ये हमारा टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से था। अब हम HUF का कैसे डिटरमाइन करेंगे? ये तो हमारा किसी इंडिविजुअल को हो गया। अब हम HUF कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन करेंगे? ठीक है, HUF कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक करेंगे? ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे। हम किसी भी HUF का अगर रेसिडेंशियल स्टेटस देखेंगे, या तो वो रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, या फिर वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, या फिर वो नॉन रेसिडेंट होगा। मतलब तीन क्राइटेरिया है, तीन क्राइटेरिया है। पहला रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एंड थर्ड हो गया नॉन रेसिडेंट, ठीक है। अब हमें तो बहुत ही क्लियरली पता है कि बेसिक कंडीशन क्या है, एडिशनल कंडीशन क्या है, वी नो दैट वेरी वेल, ठीक है। यहाँ पे उसी के हेल्प से समझ लेंगे। हम HUF में, HUF का मेन पर्सन कौन होता है, सारा कुछ कौन देखेगा, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमारे कर्ता धर्ता हमारे कर्ता का है, क्योंकि कर्ता ही है इसमें जो सब कुछ सही में करता है,
ठीक है। तो कर्ता ही सब कुछ करेगा इसमें, और कर्ता के ही करने से हम किसी भी एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करेंगे। तो एचयूएफ में सबसे जो मेन पर्सन है कर्ता, उसी के ही सब कुछ करने से हम देखेंगे कि क्या हो रहा है कंपनी में और क्या नहीं। अगर कर्ता ने, ठीक है, अगर कर्ता ने, ओके, दोनों ही एडिशनल कंडीशन को फुलफिल किया, कर्ता ने दोनों ही एडिशनल कंडीशन को फुलफिल किया, मतलब 2 out of 10 ईयर प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर, 730 डेज आउट ऑफ 7 PPY, मतलब अगर ये दोनों को फुलफिल करता है तब वो रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाता है। अगर वो सिर्फ एक या जीरो एडिशनल कंडीशन फॉलो करता है तब वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाता है, एंड नॉन रेसिडेंट जिसका इंडिया से कुछ लेना देना है, ठीक है, नॉन रेसिडेंट। इजी, वेरी इजी। हम सेम यहाँ पे देख लेंगे कि एचयूएफ का भी हम टैक्स लाइबिलिटी हमें देखना है, उसके रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे हम देखेंगे कि उसका क्या है टैक्स लाइबिलिटी। तो हम किसी भी एचयूएफ का टैक्स लाइबिलिटी देखने से पहले हम देखेंगे कि उसका लोकेशन कहाँ का है, वो कंट्रोल कहाँ से कर रहा है, उसकी मैनेजमेंट कहाँ से हो रही है। मतलब हम करता जो सब कुछ करता है ना, उसका मैनेजमेंट का वर्क कहाँ से हो रहा है, वो सारा टास्क को कंट्रोल कहाँ से कर रहा है, वो सारा अपना डायरेक्शन कहाँ से दे रहा है, हम ये देखेंगे सबसे पहले। मतलब हम कर्ता का ही स्टेटस पोजिशन देखेंगे। अब कोई भी कर्ता रेसिडेंट तब होगा जब उसका कंट्रोल, मैनेजमेंट, बिजनेस का सारा कुछ होली या पार्टली इन इंडिया। मतलब ये बात सोच लो कि ये जो एचयूएफ कंपनी है ना, एचयूएफ कंपनी आधा अगर ऑस्ट्रिया में है, आधा अगर इंडिया में है, थोड़ा भी इंडिया में काम हो रहा है ना, तो ये क्या कहलाएगा, रेसिडेंट कहलाएगा, रेसिडेंट कहलाएगा, ठीक है। अब क्या होगा अगर मान लो कुछ भी वो इंडिया से ना करे, कुछ भी होली आउटसाइड इंडिया, अगर मान लो ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा हमारे में कुछ नहीं आ रहा है, इंडिया में कुछ भी नहीं आ रहा है, सबका सब कुछ जो है ना ऑस्ट्रिया का ही है, तब ये क्या कहलाएगा, नॉन रेसिडेंट। मतलब इसका यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ होली और पार्टली, नहीं पार्टली नहीं, सॉरी, पार्टली हो जाएगा तब तो आपका ये रेसिडेंट हो जाएगा ना। तो नथिंग फ्रॉम इंडिया लिख लो, नथिंग फ्रॉम इंडिया, कुछ भी इंडिया से नहीं है, कुछ भी नहीं है इंडिया से, तब ये नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। सेम यहाँ लिखा है, देखो, होली आउटसाइड इंडिया, मतलब सब कुछ आउटसाइड इंडिया, कुछ भी इंडिया से इसका लेना देना नहीं है, तब ये नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं वापस, नेक्स्ट आ जाता है फर्दर क्लासिफिकेशन रेसिडेंट एचयूएफ का। एचयूएफ को फर्दर क्लासिफाई किया गया है ROR में, दैट इज रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट में, एंड R बट NOR, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ROR तब कब कहलाएगा, वो जब हमने क्या देखा, दो एडिशनल कंडीशन फुलफिल करेगा तब ये ROR कहलाएगा। दो एडिशनल कंडीशन क्या है, 2 out of 10 PPY, अभी जस्ट पढ़ा, 2 out of 10 PPY। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, 730 डेज आउट ऑफ 7 PPY, तो 730 डेज आउट ऑफ 7 PPY, ठीक है। नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब कहलाएगा, जब कोई भी वो एडिशनल कंडीशन नहीं मीट करता है या फिर एक एडिशनल कंडीशन मीट करेगा, तब वो RNOR कहलाएगा। मतलब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दो एडिशनल कंडीशन फुलफिल करने का है, एक एडिशनल कंडीशन फुलफिल करता है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो करेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। जैसे कि एचयूएफ है, मान लो वो अपना करता जो है ना, वो आपका 3 साल रहा है आउट ऑफ 10 ईयर। हमें कितना साल चाहिए था भाई, हमें 2 साल चाहिए था, 3 ईयर रह रहा है, 1 साल तो ज्यादा ही रह रहा है, तब तो ये ROR कहलाएगा। और साथ ही साथ अभी नहीं, दो कंडीशन फुलफिल करना है, दो कंडीशन में पहला कंडीशन तो फुलफिल कर लिया, अब दूसरा कंडीशन चेक करो जरा, वो फॉलो कर रहा है या नहीं, 730 डेज। अच्छा अच्छा, 730 डेज भी है यहाँ पे, ये देख लो 730 डेज आउट ऑफ कितना दिन, 7 डेज, तो यहाँ पे 7 डेज देखो, है ना, तो ये आपका ROR भी फुलफिल कर रहा है, सेकंड कंडीशन, यस, तो मतलब ये ROR कह रहा है। अब कोई मान लो एचयूएफ 500 दिन रहा है आउट ऑफ 10 ईयर्स, कितना, 500 दिन। अरे भाई हमें 500 नहीं देखना है, हमें तो 730 डेज चाहिए था। कितना साल में, 7 साल में चाहिए था। 730 डेज 7 साल में, और साथ ही साथ आपका कितना चाहिए था, आपका दैट इज 2 out of 10 ईयर, 2 out of 10 ईयर क्या है, टू ही है ना, 2 out of 10 ईयर है ना, हाँ 2 out of 10। तो वन पास्ट 10 ईयर्स में उसने सिर्फ 500 दिन रहे हैं, इन दैट केस वो क्या कैटेगराइज होगा, RNOR, क्योंकि वो एक भी नहीं फॉलो करेगा, जीरो मतलब फॉलो कर रहा है तो भी वो चलेगा। तो एचयूएफ का हम किसके बेसिस पे करेंगे, हम ये देखेंगे कि उसका मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है, उस बिजनेस का कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, उसको सब कोई मैनेज कहाँ से कर रहा है। तो रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, टैक्सेबल, वर्ल्ड वाइड इनकम इन इंडिया, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दैट इज RNOR, ठीक है। इसमें जनरली ऑन द बेसिस ऑफ इनकम रिसीव अक्रॉस इन इंडिया।
तो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ को डिटरमाइन करने के लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे उसका कंट्रोल मैनेजमेंट, जो होली या पार्टली इन इंडिया हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है ठीक है, वेरी गुड, चेक करो। एडिशनल कंडीशन चेक किया, चलो 2 आउट ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है, ये आपका 730 आउट ऑफ 7 ईयर्स, ठीक है, ये फुलफिल कर रहा है, ओके, ये भी फुलफिल कर रहा है, ओके। अगर दोनों कर रहा है तो वो आर ओ आर होगा। अगर दोनों में से एक भी कर रहा है, एक कर रहा है चलेगा, जीरो कर रहा है तो भी चलेगा, तो आर एन ओ आर कहलाएगा। अगर कुछ भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है मतलब इंडिया से उसका लेना देना ही नहीं है, तब वो एनआर कहलाएगा, दैट इज नॉट रेसिडेंट कहलाएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं स्ट्रेट अवे फर्म एओपी बीओआई के लिए। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम ना फर्म की बात करें, एचयूएफ का तो देख लिया, फर्म एओपी बीओआई की बात करें, इसके लिए ना सिंपल सा है आपका, या तो वो रेसिडेंट है या फिर वो नॉन रेसिडेंट है, या तो वो रेसिडेंट है या तो वो नॉन रेसिडेंट है। आ जाते हैं अपने नोट्स पेज पे, कहाँ गया किसी भी कंपनी का एओपी बीओआई, ये है क्या, नहीं ये तो नहीं है, ओके ओके, ये है, ठीक है। अब सिंपल देखना है कि वो कंपनी है, हाँ वो तो एक कंपनी है, हमें तो पता है वो कंपनी है। कैसे पता चला हमें कंपनी है, क्योंकि वो कंपनी है, पता चल गया, एओपी बीओआई का हम जानते हैं, तो वो कंपनी है, ठीक है, कंपनी है। अब वो इंडियन कंपनी है, हाँ इंडियन कंपनी तो लग रहा था, अगर है तो वो रेसिडेंट है। अगर इंडियन कंपनी नहीं है, लेट्स से अगर वो इंडियन कंपनी नहीं है, जैसे कि amazon इंडियन कंपनी नहीं है, ईबे एक इंडियन कंपनी नहीं है, फ्लिपकार्ट एक इंडियन कंपनी है, ठीक है, तो वो हमारा रेसिडेंट होगा। amazon इंडियन कंपनी नहीं है, बट उसकी मैनेजमेंट क्या इंडिया से चलती है, क्या वो उसका सब कुछ मैनेज हो रहा है इंडिया से, यस हो तो रहा है, तब वो रेसिडेंट कहलाएगा। अगर इंडिया से कुछ नहीं लेने का है, जैसे कि मान लो एक टेल्स्ट्रा कंपनी है, ठीक है, जो ऑस्ट्रिया का कंपनी है, ऑस्ट्रेलिया का, तो इस कंपनी का ना, टेल्स्ट्रा कंपनी का इंडिया से कुछ भी लेना देना नहीं है, तो ये हमारा नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। सिंपल सारा, वेरी इजी, सबसे अच्छा कंपनी का ही है। हम रेसिडेंट देखेंगे, क्या उस कंपनी का एग्जिस्टेंस, क्या वो इंडियन कंपनी है, यस वो इंडियन कंपनी है, तब वो क्या कहलाएगा, हमारा रेसिडेंट कहलाएगा। क्या वो इंडियन कंपनी नहीं है, जैसे कि amazon इंडियन कंपनी नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, क्या उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया से है, यस है, तो वो रेसिडेंट कहलाएगा। क्या उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया से है, मतलब उसका कुछ भी मैनेज हो रहा है इंडिया से, नहीं कुछ भी मैनेज नहीं हो रहा, तब वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा, ठीक है, नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। सेम यहाँ लिखा है, एओपी बीओआई के लिए कुछ हम क्रिटिकल पॉइंट्स फॉलो करते हैं। पार्टनरशिप, ठीक है, फर्म, फर्म किसको बोलते हैं, फर्म जहाँ पे पार्टनरशिप फर्म। एओपी किसी एक कॉमन गोल के लिए बनाए, कॉमन पर्टिकुलर पॉइंट को अचीव करने के लिए बनाए। बीओआई किसी इंडिविजुअल ने फॉर्म किया है किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए। तो रेसिडेंट कब होगा, जब उसका होली एंड पार्टली इंडिया से सिचुएटेड है, रेसिडेंट। अब नॉन रेसिडेंट, होली आउटसाइड इंडिया, इंडिया से कुछ लेना देना नहीं है, तब वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। अच्छा मैंने ना यार, मुझे लग रहा है गलत बना दिया है, पीओईएम चेक करेंगे, अच्छा ये रेसिडेंट में ही जाएगा, ये डायग्राम मैंने थोड़ा रॉन्ग बना दिया है, ये आपका रेसिडेंट में ही जाएगा और ये आपका नॉन रेसिडेंट में जाएगा, ठीक है, नॉन रेसिडेंट ये यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो ये डायग्राम अगर यहाँ से दिक्कत हो समझने में, तो भाई ये वाला बना लो ना, ये तो इतना इजी सिंपल सा दिया मैंने आपको। कंपनी का चेक करो, वो इंडियन कंपनी है, अगर है रेसिडेंट, अगर नहीं है, ठीक है, उसका पीओईएम चेक करो, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या इंडिया से है, यस है, तो वो रेसिडेंट है। अगर वो कुछ नहीं है उसका इंडियन से, एक इंडियन कंपनी भी नहीं है, ना ही उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया से है, मतलब वो नॉन रेसिडेंट है, सिंपल नॉन रेसिडेंट कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम किसी भी कंपनी का, इंडिविजुअल का कैसे रेसिडेंशियल स्टेटस को चेक करते हैं। अब इंडियन कंपनी का पीओएम का मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, हम चेक करेंगे उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मतलब क्या होता है भाई, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मतलब कि उसका कुछ भी टास्क को मैनेज किया जा रहा है इंडिया से, कुछ भी टास्क मैनेज हो रहा है या नहीं इंडिया से, वो हम देखेंगे, दैट इज योर पीओईएम। प्लान हुआ या कोई भी फिनेंशियल एक्टिविटी, कोई भी बिजनेस का काम इंडिया से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल है, आप लोग रीड आउट कर सकते हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखो यहाँ पे, अगर कंपनी एक इंडियन कंपनी है, यस वो इंडियन कंपनी है, ठीक है, अगर कंपनी इंडियन कंपनी है मतलब वो रेसिडेंट हुआ, ठीक है। अगर वो इंडियन कंपनी नहीं है, ठीक है, उसका पीओईएम चेक करो, दैट इज प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट चेक करो, क्या वो इंडिया से है, यस है, अगर है तो वो रेसिडेंट कहलाएगा, अगर नहीं है
तो वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। ठीक है, सिंपल है ये डायग्राम भी। रेसिडेंशियल स्टेटस जो है हम 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, प्लेस या फिर अक्रूवल भी चेक करते हैं, जैसे अभी हमने चेक किया था, पीओईएम की हेल्प से हम देख रहे थे कि क्या उसका है टास्क क्या नहीं है, तो ये हो गया। टाइमिंग देखेंगे कब हुआ है पेमेंट रिसीव का। अब ये वाला ना, ये वाला चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं आपको अलग से क्लास में बताऊंगी। चलो, आई होप आपको यहाँ तक का सेशन काफी अच्छा लगा होगा। कहीं भी कुछ भी डाउट हो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। काइंडली लाइक, कमेंट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स सो दैट वो भी कुछ सीख सके। कहीं भी कुछ डाउट हो, डोंट फॉरगेट टू कमेंट। ठीक है, मैं कभी ना कभी रिप्लाई जरूर करूंगी। व्हाट्सएप ज्वाइन करो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, सो दैट आपको क्लास के सारे अपडेट्स रिसीव हो सके। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।